नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक, जिसका नाम है दीपिकम प्रथम भाग। तो आज से हम कक्षा 6 के नए सिलेबस की दीपिकम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का आरंभ करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम उसका पहला पाठ करेंगे। प्रथमः पाठ है जिसका नाम है वयम वर्णमालाम पठामः। तो इसमें हम वर्णमाला के बारे में जानेंगे कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, कहाँ से उच्चारण होता है उनका, इस तरह से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रथमः पाठः वयम वर्णमालां पठामः। वर्णा द्विधा भवन्ति स्वरा व्यंजनानि च। वर्ण दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानेंगे। स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी उन्हें बोलने के लिए हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। आगे है स्वरा द्विविधा सन्ति। जो स्वर हैं वो दो तरह के होते हैं, एक समान अक्षराणी और एक संध्या अक्षराणी च। मतलब एक समान अक्षर के होते हैं और एक संध्या अक्षर के। तो समान अक्षराणी होते हैं वो हैं ह्रस्व और दीर्घ। तो ह्रस्व में ए अनार, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा री और छोटा ली, इस तरह से ये आते हैं। और दीर्घ में आ मात्रा वाले, यानी बड़ी ई, ईख, ऊ से ऊन, बड़ा री, इस तरह से। अब आगे है संध्या अक्षराणी। इसमें आते हैं ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे संध्या अक्षराणी हैं। यहाँ पर है द्वयो देवो निश्चित स्वरयो संधि द्वारा ये नवीना स्वरा वर्णा जायन्ते ते संध्याक्षर स्वरा भवन्ति। यानी दो दो निश्चित स्वरों की संधि के द्वारा जो नए वर्ण उत्पन्न होते हैं वे संध्या अक्षर स्वर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ए और ई, इन दोनों को मिला देंगे तो हमें ए प्राप्त होगा। इसी तरह से ए जमा ऊ, इनको मिलाएंगे तो हमें ओ मिलेगा। इसी तरह ए और ए मिलाएंगे तो हमें मिलेगा आई। ए और ओ मिलाएंगे तो हमें मिलेगा औ। तो ये हमारे संध्या अक्षर स्वर होते हैं। अब हैं अनुनासिक स्वर। तो अनुनासिक स्वर क्या होते हैं? मुखेन सह नासिकायाः अपि उच्चारिता स्वरा अनुनासिक स्वरा सन्ति। यानी मुख के साथ नासिका से भी उच्चारित यानी बोले जाने वाले स्वर अनुनासिक स्वर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए से लेकर ओ औरत तक यहाँ दिए गए हैं। ये अनुनासिक स्वर हैं, इन पे इस तरह से चांद बिंदी लग जाती है, ये अनुनासिक स्वर होते हैं। अब दूसरा है व्यंजनानी। अभी तक हम स्वर के बारे में जान रहे थे, अब हम जानेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजना नाम उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायता अवश्यं भवति। अतः वर्णमालायां व्यंजनानाम् उच्चारणार्थं सर्वथा ए स्वरस्य योजनं भवति। इसमें कहा गया है कि व्यंजनों के उच्चारण में किसी स्वर की सहायता अवश्य होती है। जैसे अर्थात व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से ही होता है। अतः वर्णमाला में व्यंजनों के उच्चारण के लिए सभी जगह ए स्वर जोड़ा जाता है।
जैसे कि कै जमा ए, कै यहाँ पर हलंत है तो जब हम ए लगा देंगे तब बनेगा ये हमारा कै। इसी तरह खै जमा ए, हलंत है कै पर, जब इसमें ए लगा देंगे तब हमारा कै बनेगा। इसी तरह गै जमा ए, गै हलंत है, इसमें ए लगा देंगे तब गै बनेगा। घै हलंत जमा ए, घै बनेगा। अब आगे है अत्र व्यंजनम केवलम कै खे गै घै इत्येव अस्ति, इसलिए व्यंजन केवल कै खे गै घै ही हैं। आगे है अत्र ए स्वरः केवलम उच्चारणार्थम योजितः अस्ति, यहाँ पर ए स्वर केवल उच्चारण के लिए जोड़ा गया है। अब आगे है व्यंजनानां चत्वारः भेदा सन्ति, व्यंजनों के 4 भेद हैं। पहला है वार्ग्यः स्पर्शः वर्णः, तो पहले में है स्पर्श वर्ण आते हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पर देखिए, कै वर्ग है, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। तो कै वर्ग में कै खे गै घै णै, चै वर्ग में चै छै जै झै णै, टै वर्ग में टै ठै डै ढै णै, तै वर्ग में तै थै दै धै नै, फिर आगे पै भै बै भै मै, यानी कै से लेकर मैं तक ये स्पर्श व्यंजन है। आगे है वर्गयः स्पर्शः व्यंजन वर्ण स्वकीय उच्चारण स्थानानुसारेण 5 वर्गेषु विभक्ता भवन्ति। वर्गीय स्पर्श व्यंजन वर्ण अपने उच्चारण स्थान के अनुसार 5 वर्गों में विभक्त होते हैं। तो कौन कौन से हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कै से लेकर मैं तक, ये 5 वर्ग हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, यहाँ हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 4 और 5, ये 5 वर्गों में बटे हुए हैं। आगे है अंतःस्थः वर्ण, इसमें आते हैं हमारे य रै लै और वै। अंतःस्थः वर्णा बहुत्र स्वरवर्णानां स्थाने जायन्ते, अतः एते अर्धस्वरा इत्यपि उच्यन्ते। अंतस्थ वर्ण ज़्यादातर स्वर्ण वर्णों के स्थान पर आते हैं, अतः इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। जैसे कि ई और ए, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो यह बनेगा। फिर यह में ए मिलाया जैसे, तो ये बन गया यदि जमा अपी, यानी द में जो ई की मात्रा है और ए, अपी का ए, ई और ए, तो दोनों मिला के बनेगा यद्यपि। इसी तरह री ऋषि और ए, यानी रै और ए, ये तय के नीचे जो रै और आ ये जो है, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा पित्राज्ञा। आगे है ली जमा ए, ये जैसे कि ले जमा ए तो रै जमा आकृति, लाकृति ही बनेगा। ऊ जमा ए तो जैसे वे और ए, तो सु आगतम, ऊ की जगह क्या आ जाएगा वे, तो बनेगा स्वागतम, इस तरह से। अब आगे है नंबर 3 ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन से हैं, श शलगम, श षटकोण, स सपेरा, है हल। ऊष्मणाम व्यंजन वर्णानाम उच्चारण समये मुखात् उष्ण वायु निस्सरति। इसमें ऊष्म व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से उष्ण वायु निकलती है। आगे है नंबर 4 अयोग वाहो वर्णौ। तो इसमें आते हैं अंग से अंगूर और अणे खाली। तो इसमें
अयोगवः विशिष्टः व्यञ्जनवर्णः अस्ति। अत्र उच्चारणार्थं स्वरस्य संयोजनं पूर्वं भवति न तु पश्चात्। तो इसमें कहा गया है कि अयोगवः विशिष्ट व्यंजन वर्ण है। यहाँ उच्चारण के लिए स्वर का संयोजन पहले होता है न कि बाद में। अत्र द्वौ अयोगवाहु स्तः। यहाँ दो अयोगवाह हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि अंग से अंगूर और ए, तो बिंदी लगती है इस तरह, तो ये है अनुस्वार। अण खाली जमा ए, ये है विसर्ग। इस तरह से दो बिंदी लगती हैं, एक इधर और एक पीछे, इस तरह से दो बिंदी लगती हैं। अब आगे है व्यंजनैः सह सर्वेषाम् अपि स्वराणां संयोजनं भवति। व्यंजनैः सह स्वराणां संयोजनेन गुणिताक्षराणि भवन्ति। तो इसमें व्यंजनों के साथ सभी स्वरों का संयोजन होता है पहले वाले में, और दूसरे में है व्यंजनों के साथ स्वरों के मिलने से गुणित अक्षर होते हैं। अब हम यहाँ पर गुणित अक्षर के बारे में जानेंगे कि गुणित अक्षर कौन से होते हैं। तो गुणित अक्षर में देखिए, ये हैं गुणित अक्षराणि वदामः लिखामः च। इन्हें हम बोलेंगे और लिखेंगे, जैसे कि स्वरः ए आ ई उ ऊ री री लृ ए आई ओ औ। तो इनकी मात्रा देखिए, ए की मात्रा नहीं, आ की इस तरह से लगती है, छोटी की इस तरह से, बड़ी की इस तरह से, छोटे ऊ की, ये बड़े ऊ की है, ये री ऋषि की है, ये बड़े री ऋषि की है, ये लृ की है, ये एड़ी की है, ये ऐनक की है, ये ओखली की है, ये ओ औरत की है। तो यहाँ पर ये हैं व्यंजनानी। व्यंजनानी कौन से हैं? ये देखिए यहाँ व्यंजनानी कै खे गे घे न, इस तरह से। तो पहले हम कै को लेते हैं। तो कै में ये आ की मात्रा लगाई तो बन गया का, छोटी ई की लगाई तो की, बड़ी ई की लगाई तो की, छोटे ऊ की लगाई कु, बड़े ऊ की लगाई कु, री ऋषि की लगाई तो क्री, बड़े री ऋषि की लगाई तो क्री, फिर लृ की लगाई तो कै भी आया उसमें और ले भी आया। उसकी मात्रा इस तरह से लगेगी जैसा मैंने इसमें लगाई हुई है। ए की मात्रा तो के, आई की मात्रा तो कई, ओ ओखली की मात्रा तो को, ओ औरत की मात्रा तो कऊ। इसी तरह से खे को करेंगे, खे, फिर आ ई तो यानी खी, फिर बड़ी की खी, खु खू, ख्री, इसमें बड़ी आई की, बड़ी री ऋषि की आएगी तो ख्री, फिर इसमें ख्री। तो यहाँ पर देखिए खे खई खो खऊ, इस तरह से। अब करेंगे हम गे की, तो गे के पूरा मात्रा लगी हुई है, फिर घे की, अण खाली की, च चम्मच की, छ छतरी की, ज जहाज की, झ झंडा की, अण खाली की। इस तरह से हम इसमें पूरे मात्रा लगाते जाएंगे। हम हिंदी में इसे 12 खड़ी कहते हैं और संस्कृत में गुणित अक्षर कहते हैं। तो गुणित अक्षर और 12 खड़ी एक ही बात है कि उसमें मात्राएं लगती हैं। तो हिंदी में हम 12 खड़ी कहते हैं और संस्कृत में गुणित अक्षर। अब देखिए आगे भी हैं, आगे ट ठे डे ढे ण ते थे दे धे न, इस तरह से। आप इसमें से देखकर करना चाहते हैं अपनी कॉपी में, तो आप वीडियो को रोककर इसमें से कर सकते हैं, या आप अपनी बुक में भी भर सकते हैं। तो आप इसमें वीडियो को रोककर और अपनी बुक में इसे कर सकते हैं। अब आगे देखिए, पे फे बे भे और मैं, इन सभी के ये 12 खड़ी पूरी भरी हुई हैं।
इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। आगे है य, रे, ले, वे, शे, शे, से, है। अब यहाँ पर देखिए पूरा है तक हो गया है। उसके बाद अंग की बिंदी लगी हुई है, जैसे कि अंग, आ, ई। तो इस तरह से इन सब पर जो हमारी मात्राएं हैं उन सभी पर विसर्ग भी लगा हुआ है। पहली लाइन में तो बिंदी लगी हुई है और दूसरे में यहाँ पर विसर्ग अह, आहा, इही, इही। इस तरह से इन सब पर विसर्ग लगा हुआ है। तो जब हम क स्वर में जब मिलाएंगे, स्वर कौन से, बिंदी वाले, देखिए यहाँ पर देखिए मैंने लगा रखा है। तो इनमें बिंदी जब लग जाएगी तो वो इस तरह से बनेंगे। और ख खरगोश में जब हम विसर्ग लगाएंगे तो वो इस तरह से बनेंगे। अब हैं संयुक्त व्यंजनानि। एकाधिक व्यंजन वर्णानां मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। एक से अधिक व्यंजन वर्णों के मेल से संयुक्त व्यंजन होते हैं यानी बनते हैं। जैसे कि श क्षत्रिय, तो ये बना है क हलंत जमा श हलंत जमा ए, तो ये तब बनेगा श क्षत्रिय इस तरह से। जैसे है कक्षा, तो क में हलंत जमा ए जमा क में हलंत जमा श जमा आ, तब बनेगा ये कक्षा। इसी तरह से त्रय, त्रय बना है तय हलंत जमा रै हलंत जमा ए, तब ये त्रय बनता है। तो जैसे पत्रम, पत्रम में पै हलंत जमा ए, फिर तय में हलंत जमा रै में हलंत जमा ए जमा में, तब बनेगा पत्रम। गे, गे ज्ञानी, जय हलंत जमा अनय हलंत जमा ए, तब बनेगा ये गे ज्ञानी। उदाहरण के लिए दिया गया है ज्ञानम, ज्ञानम जय हलंत जमा अनय हलंत जमा आ जमा नय हलंत जमा ए जमा में हलंत, तो तब बनेगा ये ज्ञानम। अब इसी तरह ध्यय, जैसे कि विद्यालय, तो वो वाला ध्यय, तो ये बनता है दै हलंत जमा य हलंत जमा ए, विद्या, तो वै हलंत जमा छोटी ई जमा दै हलंत जमा य हलंत जमा आ, तब बनेगा ये विद्या। अब आगे है एवमेव सर्वेषां व्यंजनानां सर्वै व्यंजनै सम्मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। इस प्रकार से सभी व्यंजनों के साथ मेल से संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं, वो हैं देखिए क य, चाणक्य, क क्रय, इसमें र है तो ये क्रमः, ध्यय, तो इसमें पद्यम, अर्ण, ये अर्णव, नद्र, तो ये इंद्र, राष्ट्र ऊष्ट्र, इस तरह से नत्र, मंत्रः, षष्ठ है, ओष्ठ है, नद्य, संध्या, इस तरह से। एतानि संयुक्त व्यंजनानि नवीना वर्णा न सन्ति, अपितु पृथक पृथक संयुक्त व्यंजन वर्णानां विशिष्टा लेखन शैली एव। एतेषु आगतः स्वरः संयुक्त व्यंजनेषु अंतर्भूता न अस्ति। यानी यह संयुक्त व्यंजन नवीन वर्ण नहीं है, अपितु अलग अलग संयुक्त व्यंजन वर्णों की विशिष्ट लेखन शैली ही है। ये आए हुए स्वर संयुक्त व्यंजनों में अंतर्भूत नहीं हैं। अब है वर्ण वियोग, यानी यहाँ पर हम इन्हें अलग अलग करेंगे। जैसे हम संधि करते थे, अब ये है संधि विच्छेद। जैसे कि अज है तो ए जमा जय हलंत जमा ए,
फिर लगाएंगे विसर्ग, ये बनेगा अजह। इसी तरह रामः, इसे अलग करेंगे, रे हलंत जमा आ जमा मैं हलंत जमा ए और हलंत। हरी, तो है में हलंत जमा ए, फिर रे में हलंत ई और विसर्ग। सीता, से में हलंत बड़ी की मात्रा जमा तय जमा आ सीता। गुरु, गे में हलंत फिर ऊ, रे में हलंत ऊ, फिर विसर्ग। वधु, वे में हलंत ए, धै में हलंत ऊ, विसर्ग। ऋषि, ऋषि, के हलंत शे हलंत ई और विसर्ग। इसी तरह मातृणम, मैं हलंत आ, तय हलंत री बड़ा वाला, ऋण हलंत ए और मैं, तब ये बनेगा मातृ ऋणम। आगे है कलृप्तम, के हलंत री, पे हलंत तय हलंत ए में, तब बनेगा ये क्लृप्तम। लकार, लिकार, तो ये बनेगा री जमा के हलंत आ, रे हलंत ए और हलंत, यहाँ पर ये विसर्ग, तब बनेगा लिकार। अब है देवः, दे हलंत ए जमा वे हलंत जमा आ, विसर्ग देवः। एकैकः, ए के हलंत ऐ, के हलंत ए, विसर्ग, ये बनेगा एकैक। आगे है ओम, ओ मैं हलंत। औषधम, औ जमा शे हलंत जमा ए जमा धै हलंत जमा ए जमा मैं, ये बनेगा औषधम। अब आगे है के, वाक्यम, वे हलंत आ, के हलंत ये हलंत ए हलंत ए पूरा मैं हलंत, तो बनेगा वाक्यम। न्य, मूर्धन्य, मैं हलंत बड़े ऊ की माँ ऊ, रे हलंत धै हलंत ए, न हलंत ये हलंत ए और विसर्ग। इसमें है व्यय, तालव्य, तय हलंत आ, ले हलंत ए, वे हलंत ये हलंत ए और विसर्ग। है बाह्य, बाह्य में, तो ये बनेगा बे हलंत आ, है हलंत ये ए और मैं हलंत। क्रय, क्रीडा, के हलंत रे हलंत बड़ी ई रे और आ, क्रीडा। इसी तरह ग्रह, ग्रहणम, इसका बनेगा गे हलंत रे हलंत ए, है हलंत ए, णे हलंत ए, मैं हलंत। ज्र, वज्रह, वे हलंत ए, जय हलंत रे हलंत ए और विसर्ग। द्र यानी दृष्टः, दृष्टा का बनेगा दे हलंत जमा रे हलंत जमा ए जमा शे हलंत जमा टे हलंत जमा आ। प्र, प्रगति, इसका बनेगा पे हलंत रे हलंत ए, गे ए, ते हलंत ई हलंत, विसर्ग, तब ये बनेगा प्रगति। आगे है ब्रह्म यानी यानी ब्रह्म, तो बे ये बनेगा बे हलंत रे हलंत ए, है हलंत मैं हलंत और ए। इसी तरह से हम ये सभी अलग अलग करेंगे, जब इनका वर्ण वियोग करेंगे तो ये अलग अलग होकर जो हमारे स्वर हैं वो तो हमारे पूर्ण रहते हैं, और जो व्यंजन हैं उनमें ए या ई जुड़ा हुआ होता है मात्राएं, उन्हें हम अलग कर देते हैं। तो इसी तरह से मैंने देखिए ये सभी किए हुए हैं। जैसे कि ब्रह्मचारी, जाह्नवी, ध्वनि, सरस्वती, वर्णः, कर्म, सप्तऋषिः, ढक्का, वितम, सिद्धार्थः, पद्यम, शब्दः, पंकजम, व्यंजनम, कंठः, संधि। आगे प्रारंभः, संस्कर्ता, कांस्कान, कस्मिंश्चित्, पुल्लिंगम, संयमः, संवादः, हंसः, दुःखं, प्रातःकालः, इंद्रः। आगे है
मंत्री, राष्ट्रम, कंठः, दन्तः, मत्स्य, ओष्ठः, संध्याक्षरम, संस्कृतम, धाष्टर्यम, कार्तसर्यम। तो यहाँ तक हमारे थे वर्ण वियोग। अब हम करेंगे वर्ण संयोग। तो वर्ण संयोग कैसे होते हैं, इन्हें हम किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आगे है दिया हुआ दाशरथी, हिमालय, कृष्णः, नरेंद्रः, मंजुलः, पुष्करः, कुक्कुटः, स्वस्तिकः। इस तरह से इन्हें हम अलग अलग, यहाँ पर देखिए ये हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, ये हमें अलग अलग दिए हुए हैं, हमें इन्हें इस तरह से बनाना है। तो देखिए द में हलंत है, इसमें आ लगा देंगे तो बन जाएगा दा। फिर श में ए लगा देंगे तो श पूरा हो जाएगा। रे में ए लगा देंगे तो रे पूरा हो जाएगा। थ पे छोटी की मात्रा लगा देंगे और ये विसर्ग लगा देंगे। इसी तरह देखिए हिमालय, है में छोटी की मात्रा, मैं में आ की मात्रा, ले में ए की पूरा लय हो जाएगा, यह पूरा हो जाएगा ए लग के और विसर्ग हिमालय। इस तरह से तो ये कृष्णः, नरेंद्रः, मंजुलः, पुष्करः, कुक्कुटः, स्वस्तिकः, शिक्षकः, इस तरह से आप इसे बनाएंगे। संगणकम, कंदुकः, धाष्टर्यम, कातर्सर्यम, इस तरह से आप इसको लिख लेंगे वीडियो को रोककर। अब आगे है वयम शब्दार्थानाम जानामि। हम शब्दों के अर्थ को यहाँ पर जानेंगे। तो कैसे जानेंगे, इसमें कहा गया है शब्द दिया गया है, उसका अर्थ हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, और आप मातृभाषाया अर्थम लिखन्तु, यानी मातृभाषा में आप क्या कहते हो। जैसे कि पित्राज्ञा, पितु आदेशः, यानी हिंदी में पिता का आदेश। फिर है इंग्लिश में फादर्स इंस्ट्रक्शन, यानी पिता का कहना मानना। लाकृति, लृ वर्ण से आकृति, लृ वर्ण का रूप, शेप ऑफ लेटर लृ, यानी ले। आगे है अर्णवः, समुद्र, सागर, सी, और ओशियन, हिंदी में कहते हैं हम समुद्र। इसी तरह ऊष्ट्र को क्या कहते हैं, क्रमेलकः अर्थ है इसका, हिंदी में ऊँट कहते हैं, इंग्लिश में कैमल, और हम इसे अपनी भाषा मातृभाषा में ऊँट ही कहते हैं। बाह्यम, बहिस्थितम, बाहरी, एक्सटर्नल, यानी बाहरी। ग्रहणम माने लेना। वज्रम, इसको कहते हैं हीरा भी कहते हैं वज्र को। आगे है दृष्टा, दृष्टा को हो दर्शक, देखने वाले। ब्रह्म भगवान, देवः देवता, ऋषि साधु, प्रगति विकास या तरक्की। आगे ब्रह्मचारी, यानी ब्रह्मचारी ही कहते हैं ब्रह्मचारी को। जानवी गंगा, गंगा को जानवी भी कहते हैं। सप्तऋषि को हम सप्तऋषि ही कहते हैं। आगे है ढक्का, यानी डमरू, तो ढोल कहते हैं हम इसे। आगे हैं वितम, वितम माने होता है धन। पंकज, अरविंद, कमल। संधि यानी मेल, संधि माने संधि। संस्कर्ता, पुरोहित जो संस्कार करता है। कौस, कौन, यानी किसको। कस्मिंश्चित, कहीं पर। पुल्लिंगम, पुल्लिंग कहते हैं। संयम को संयम कहते हैं। संवाद को बातचीत कहते हैं। प्रातःकाल को सुबह कहते हैं। राष्ट्रम, देश। मत्स्य, मछली। धाष्टर्यम यानी ढिठाई। कातर्सर्यम यानी पूरा। दाशरथी यानी राम, दशरथ के पुत्र राम। नरेंद्र राजा। मंजुल सुंदर। पुष्करम पंकज। स्वस्तिकः स्वस्तिक कहते हैं। संगणकम कंप्यूटर कहते हैं। कंदुक गेंद कहते हैं। इसी तरह आगे है एकैक यानी हर एक। अजह बकरा। वधु वधु कहते हैं। मातृऋणम माता का ऋण। फिर है क्लिप्तम यानी कल्पित।
तो कल्पित ही कहते हैं। ऋकार इसे कहते हैं ऋ। यहाँ पर ओम को ओम कहते हैं। औषधम को दवाई, जिह्वा को जीव, नामधेय यानी नाम, भगिनी बहन, भ्राता भाई, पितामही दादी यानी पिता की जो माँ है। अब मातामही, पहले पितामह दादा, मातामही नानी, मातामह नाना, सुश्री कुमारी, श्री लक्ष्मी, उपाधि विशेषता, प्रथम नाम श्रीमान या श्रीमती जो भी हो, मध्य नाम यानी बीच का नाम कहते हैं, अंत्य नाम यानी अंतिम नाम, कुल नाम यानी कुल या गोत्र। अब आगे है वयम अभ्यासम कुर्मः। अब हम यहाँ पर अभ्यास करते हैं। ये है कस्य चित्रम वदन्तु लिखन्तु च। किसका चित्र बोले और लिखें। ये है गणेशः यानी गणेश का चित्र। ये है नासिका यानी नाक। ये है कपोतय यानी कबूतर। भारतम यानी भारत। राम है, ये राम का चित्र है। ये डमरू यानी डक्का कहते हैं इसे। आगे है मृगः माने हिरन। ये है चमशय, यहाँ पर गलत लिख गया है, ये है च मैं और श, यहाँ पर आएगा स, इस तरह से चमस। ये लिखो, ये गलत है, आप इस तरह से लिख सकते हैं चमस यानी चम्मच। ये हवनम यानी हवन। और ये पादय, पादय माने पैर। दूसरा है चित्रम पश्यन्तु पट्टिकातः समुचितान् वर्ण समूहान् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। चित्र को देखें, पट्टिका से समुचित वर्ण समूहों को चुनकर रिक्त स्थान को भरें। तो यहाँ पर भरना है, जैसे कि भरा हुआ है ये पंकजम यानी बीच में ये जो है ये भरा हुआ है। आगे है चंद्र है, ये देखिए ये हाथी की सूंड है तो शुंडः, ये पेड़ है तो वृक्षः, ये दांत है तो दंतः, ये चोंच है तो चंचुः। आगे है त्रिशूलम यानी त्रिशूल। अष्ट माने 8, जो हम गिनती वाला 8 लिखते हैं वो। डमरू यानी डक्का। ये शंख यानी शंखः। यहाँ पर दिया हुआ है पट्टिका, इस तरह से इनको लगाना है, तो हमने इनको लगा के उन शब्दों को पूरा किया है। आगे है प्रथम वर्णेन पदम वदन्तु लिखन्तु च। जो पहला वर्ण है यहाँ पर वर्ण से पद को बोलें और लिखें। जैसे कैसे अग्नि अस्त्र, कैसे कपोतः कर्ण, जैसे चमसः चतुरः, पैसे पिता प्रथमः, रैसे रामः राजा। इसी तरह न से नदी नौका, मैं से मत्स्य मकरः, है से हासः हरि, तैसे तपे तदा। आगे है वैसे वर्ग है विषय है। इस तरह से आप लिखेंगे। अगला है स्वपरिवारस्य सदस्यानां पूर्णनामानि लिखन्तु। अपने परिवार के सदस्यों के पूरे नाम लिखें। तो यहाँ पर देखिए आप लिख सकते हैं, जैसे कि माता का नाम श्रीमती लगाएंगे, फिर मैंने यहाँ पर लिखा कमलेश, बीच का नाम कमलेश देवी। अब उन्हें घर में दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है तो वो हम यहाँ लिख देंगे, उन्हें कमली के नाम से पुकारा जाता है। आप अपने घर में जो भी आपकी मम्मी का नाम हो आप वो यहाँ पर लिखेंगे। पिता का नाम श्रीमान सोनू पाल बघेल, यानी बीच का नाम हो गया, ये लास्ट का हो गया। भगिनी बहन कामिनी रानी, उसे घर में कहते हैं कम्मो। भाई श्रीमान हर्ष देव, उसे घर में कहते हैं हर्षु। आगे पितामही श्रीमती यानी दादी का नाम राधा रानी, घर में उन्हें कहते हैं राधे।
पितामह श्रीमान डालचंद, यानी दादा का नाम है डालचंद, बीच का नाम कुमार और उन्हें घर पे कहते हैं डॉली। पितामही श्रीमती यानी नानी का नाम अंगूरी देवी, उन्हें घर में अंगूरो कहते हैं। मातामह श्रीमान गोविंद पाल, उन्हें घर में गोविंदा कहते हैं। आगे है कक्षायाः शिक्षिकाणां शिक्षकाणां च पूर्णं नामानि लिखन्तु। यहाँ पर शिक्षक शिक्षिका और शिक्षकों का पूरा नाम लिखें। तो जैसे कि यहाँ लिखा है विज्ञान के सर उपाधि है, प्रथम नाम संजय, मध्य नाम कुमार और लास्ट का नाम है शर्मा। हिंदी के सर हैं जो, उनका नाम राम, मध्य नाम किशन और अंतिम नाम गुप्ता। तीसरा सामाजिक के सर वेद, मध्यम नाम पाल, यहाँ है अंतिम नाम है जो चौहान। आगे है ड्राइंग मैम रीटा, मध्यम नाम कुमारी और लास्ट का नाम है तनेजा। अब हम यहाँ पर मित्रों के नाम लिखेंगे। मित्राणां पूर्णम नामानि लिखन्तु। पूरे नाम लिखने हैं मित्रों के, जैसे कि सुमन, बीच का नाम कुमारी और अंतिम नाम शर्मा। आगे अंजलि रानी वर्मा, मोहिनी बघेल, मोहिनी को घर में कहते हैं मोना, नेहा कुमारी डागर अंतिम नाम, और लक्ष्मी मध्यम नाम पांचाल, अंतिम नाम है गुंजन। तो इस तरह से आप अपने मम्मी पापा का नाम, शिक्षकों के नाम और अपने दोस्तों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम करेंगे योग्यता विस्तार है। तो इसमें वर्णानाम षट उच्चारण स्थानानि, यहाँ पर हमें वर्णों के उच्चारण स्थान यानी वर्णों के 6 उच्चारण स्थान हैं। तो वो कौन कौन से हैं वो देखिए। ये हमारे स्थान हैं जहाँ से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। जैसे कि पहला देखिए यहाँ पर ये वाला गले से। दूसरा है ये जो तालु है हमारा, तालु से हम कुछ वर्णों को बोलते हैं। नंबर 3 ये है मूर्धा, कुछ वर्ण ऐसे हैं जो हम मूर्धा से बोलते हैं। नंबर 4 दंतः, कुछ वर्ण दांतों से बोले जाते हैं कुछ। नंबर 5 ओष्ठ यानी होंठ से बोले जाते हैं। और 6 नासिका, कुछ वर्ण ऐसे हैं जो नाक से भी बोले जाते हैं। अब हम इनको अलग अलग जानेंगे कि गले से कौन से वर्ण बोले जाते हैं। तो ये देखिए ये हमारा गला है। गले में कौन से शब्द आते हैं जो हम गले से बोलते हैं, वो है ए अनार, आ आम, कै कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घ घड़ी, अण खाली, फिर है हल और विसर्ग, यानी 2 बिंदी बताई थी आपको इस तरह से। विसर्ग यानी ए आ, कै ख ग घ है और अह, ये सभी हम गले से बोलते हैं। अब देखिए तालु से हम कौन कौन से बोलते हैं। तालु से ई यानी छोटी ई और बड़ी ई, यहाँ से ये है तालु हमारा। च, छ, ज, झ, अण, य और श, शलगम, ये सभी तालु से बोले जाते हैं। आगे है तीसरा मूर्धन्य वर्णः, यानी जो मूर्धा से बोले जाते हैं। कौन से हैं मूर्धा से बोले जाने वाले, ये है मूर्धा, जहाँ यहाँ निशान लगा हुआ है वो है छोटा री बड़ा री यानी ऋषि, ट, ठ, ड, ढ, अण और र और श, षटकोण, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। आगे है दंत्या वर्णा, जो दांतों से बोले जाते हैं। यहाँ पर है हमारे दांत, तो वो है री, त, थ, द, ध, न, ल और स, ये दांतों से बोले जाते हैं। आगे है ओष्ठया वर्णा, यानी जो होंठ से बोले जाते हैं। ये है होंठ, वो कौन कौन से हैं, ऊ यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ, उसके बाद प, फ, ब, भ और म, ये सभी होंठ से बोले जाते हैं। आगे है नासिकया वर्णा, जो नाक से बोले जाते हैं। तो नाक ये रही हमारी, वो है अंग, आंग,
इंग, कंग, खंग, इस तरह से ये हम नाक से बोलते हैं। अब आगे है द्विस्थानीय वर्णानाम उच्चारण स्थानानि। कुछ वर्ण ऐसे हैं जो दो जगह से बोले जाते हैं, जैसे कि कंठ और तालु से वो जो वर्ण बोले जाते हैं, कंठ यानी ये रहा गला और ये रहा तालु, इनसे जो बोले जाते हैं वो है ए यानी ए और ई से मिलके बनते हैं, और आई, ए एड़ी और आई ऐनक, ये बोले जाते हैं कंठ और तालु से। इसी तरह कंठौष्ठयो, कंठ और होंठ, तो ये रहा कंठ और ये रहे होंठ, तो इन दोनों से जो बोले जाते हैं वो है ओखली और औ औरत, इस तरह से। तो ये तो हो गए हमारे कंठ और तालु के, ये हो गए हमारे कंठ और ओष्ठ के। आगे है स्वस्थानेन से नासिकाया वर्णा, मतलब यूँ कि जो नाक के साथ भी बोले जाते हैं वो हैं, देखिए वो ये है मूर्धा जमा नासिका, जो मूर्धा से और नासिका से बोले जाते हैं वो है अनय, अणय खाली। फिर है जो तालु और नासिका से बोले जाते हैं वो है ये वाला अणय खाली। फिर उसके बाद देखिए जो गले और नासिका से बोले यानी नाक से बोले जाते हैं, ये नाक है और ये वो है ये वाला अणय। उसके बाद जो दांत और नाक से बोले जाते हैं वो है न। उसके बाद होंठ और जो नाक से बोले जाते हैं वो है मैं। अब आगे है जो दांत और होंठ से बोले जाते हैं वो है वै। अब आगे है सर्वेषाम एक स्थानीय वर्णानाम उच्चारण स्थानानि। यहाँ पर कहा गया है कि सभी एक वर्णीय वर्णों का उच्चारण स्थान, जैसे कि नासिका यानी नाक से, तो कौन कौन से हैं यहाँ पर देखिए। सबसे पहले है एक कंठ यानी गला, ए और आ। फिर उसके बाद नंबर 2 तालु, तालु में आते हैं हम इसको छोटा कर लेते हैं इस तरह से। तो सबसे पहले है हमारा नंबर 1 कंठ यानी गले से, वो है ए अनार, आ आम, कै खे गे घेणे है और विसर्ग, ये हो गए हमारे कंठ के, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब है तालु से, तो तालु में ई छोटी और बड़ी, च छ जय झेणे य और श, ये हो गए तालु से। तीसरा मूर्धन्य, वो हो गई री ऋषि बड़ा री, ट ठ ड ढेणे रे और श षटकोण, ये हो गए मूर्धन्य से। अब है नंबर 4 दंत से, वो है री त थ द ध ल और स, ये हम दांतों से बोलते हैं। नंबर 5 ये है ओष्ठयो, जो हम होठ से बोलते हैं, ऊ बड़ा ऊ प फ ब भ, ये हम होठों से बोलते हैं। अब लास्ट में आता है नंबर 6 नासिकाया, वो है अंग, तो इसे हम नाक से बोलते हैं। अब यहाँ पर है सर्वेषाम वर्णानाम उच्चारण स्थानानि। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, कंठ में ए आ जो कंठ से बोले जाएंगे, ए आ ए आई ओ औ कै खे गे घेणे है और विसर्ग, ये हो गया कंठ। उसके बाद आता है नंबर 2 तालु, तालु में छोटी ई बड़ी ई, ए आई च छ जय झेणे य और श। अब आता है नंबर 3 मूर्धन्य, री ऋषि दोनों, ट ठ ड ढेणे र और श षटकोण। नंबर 4 दंत, दंत में आता है री त थ द ध और न ल व श, ये सभी दांतों से बोले जाते हैं। नंबर 5 ओष्ठ, ओष्ठ में आता है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ओ औरत ओ ओखली दोनों, प फ ब भ मैं और व, ये होठ से बोले जाते हैं। अब नंबर 6 पे है नासिका, नाक से जो बोले जाते हैं वो अंग और सारे अणे खाली, क कबूतर वाला अणे खाली, ख खरगोश वाला अणे खाली, च चम्मच वाला, ट टमाटर वाला, ये सभी जितने भी अणे खाली हैं वो सब नाक से बोले जाते हैं।
अब आगे है परियोजना कार्यम कै प्रथमं पाठं विहाय अस्मिन् पुस्तके आगतानां दशानां संयुक्तव्यञ्जनपदानां संग्रहणं कुर्वन्तु तेषां वर्णवियोगम् अपि कुर्वन्तु तथा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, पहले पाठ को छोड़कर इस पुस्तक में आए हुए 10 संयुक्त व्यंजन पदों का संग्रह करें, उनके वर्ण वियोग भी करें। जैसे कि वृक्षा दूसरे पाठ में दिया गया है, इसे वृक्षः, तो वै हलंत रि ऋषि, कै हलंत श हलंत ए और विसर्ग। इसी तरह वैद्या, तो यानी कि द्वितीय पाठ में है ये, वै हलंत ऐ दै य हलंत है दोनों में और आ वैद्या। नामन्त्याक्षरी क्रीडा शिक्षिका शिक्षक छात्रान् समूहद्वयेन विभज्य प्रथमगणस्य छात्रां या छात्रं स्वनामधेयं वक्तुं निर्दिशतम्। छात्रः छात्रः स्वनामधेयं वदति, तदनन्तरं द्वितीयगणस्य छात्रा या छात्रः उत्तिष्ठति। उक्तस्य नामधेयस्य अन्तिमव्यञ्जनवर्णं विसर्गातिरिक्तं स्वीकृत्य तेन वर्णेन आरभ्यमाणं किञ्चित् नाम वदति, ततः अग्रे उक्तस्य नामधेयस्य अन्तिमं व्यञ्जनवर्णं विसर्गातिरिक्तं स्वीकृत्य पुनः प्रथमगणस्य छात्रा छात्र उत्थाय तेन वर्णेन आरभ्यमाणं किञ्चित् अन्यद् नामधेयं वदति। अनेन प्रकारेण क्रमशः क्रीडा प्रचलति। इसमें कहा गया है कि शिक्षिका या शिक्षक छात्रों को 2 समूह में बांटकर प्रथम गण के छात्रा या छात्र अपने नाम को बोलते हुए निर्देश करता है। छात्रा छात्र अपने नाम को बोलता है, उसके बाद द्वितीय गण का छात्रा या छात्र उठता है, बोले गए नाम के अंतिम व्यंजन वर्ण विसर्ग के अतिरिक्त को स्वीकार करके उस वर्ण से आरंभ होने वाले किसी नाम को बोलता है। उसके बाद आगे कहे गए नाम के अंतिम व्यंजन वर्ण विसर्ग के अतिरिक्त को स्वीकार करके पुनः प्रथम गण छात्रा या छात्र उठकर उस वर्ण से आरंभ होने वाले किसी अन्य नाम को बोलता है। इस प्रकार से क्रमशः खेल चलता रहता है। अब आगे है गए चित्राणि ध्यानेन पश्यन्तु शिक्षकस्य सहायेन एतेषां चित्राणां वैशिष्ट्यं लिखन्तु। यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षक की चित्रों को ध्यान से देखें, शिक्षक की सहायता से इन चित्रों की विशेषता लिखें। तो यहाँ पर देखिए मुर्गे का चित्र है, इसमें उ यानी एक मात्रा हरस, फिर और उ तो हरस्व से थोड़ा सा एका मात्रा, फिर आगे उ द्वे मात्रा यानी दीर्घ, फिर है उ अच्छी तरह बोलता है और लंबा ले जाके, तो वो है प्लुत। अब आगे है चाशः नीलकंठ विरौती, एक मात्रा वाला है ये नीलकंठ, इसमें ये एक मात्रा वाली ध्वनि करता है। इसी तरह 2 वाय से काकै विरोती, ये 2 मात्रा यानी दीर्घ की आवाज़ निकालता है। कौआ दीर्घ 2 मात्रा की ध्वनि करता है। आगे है नंबर 3 शिखी मयूरः के काम करोति, मोर प्लुत 3 मात्रा की ध्वनि करता है। नकुल ध्यय नयति, नकुल आदि मात्रा यानी व्यंजन की ध्वनि करता है, अर्धमात्रा। अब आगे है चास्तु वदते मात्रां द्विमात्रं तवेव वायसः, शिखी रोति त्रिमात्रं तु नकुलस्य स तवर्धमात्रकम्। चाश नीलकंठ पक्षी एक मात्रं ध्वनिं करोति। नंबर 2 वायसः काकै पक्षी द्विमात्रं ध्वनि करोति। तीसरा शिखी मयूर पक्षी त्रिमात्रां ध्वनि करोति। च नकुलः पशु अर्धमात्रां ध्वनिं करोति। अब आगे यहाँ पर है उच्चारण स्थान। यहाँ पर उनको जो हमारे उच्चारण स्थान थे उनको इकट्ठा करके यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे यहाँ पर कुछ सूत्र हैं हमारे संस्कृत के, उच्चारण स्थानानां पाणिनीय शिक्षा सूत्राणि। उच्चारण के लिए जो हमारे पाणिनि के शिक्षा सूत्र हैं, एक पुस्तक है जो पाणिनि ने लिखी है, जो हमारे ऋषि हुए हैं उन्होंने, तो उसमें उन्होंने उनको सूत्र में बांधा है। तो सूत्र है जैसे कि अकुह विसर्जनीय कंठः, यानी ए माने दोनों ए, कु माने पूरा, कै वर्ग, फिर है उसके बाद विसर्ग।
और अह यानी, तो ऐशाम वर्णानाम उच्चारणम कंठे स्थानी भवति। अगर हम इन पूरों को याद कर लें तो ठीक है, नहीं तो अगर हम इस सूत्र को याद करते हैं अकुह विसर्जनीय कंठः, तो उसमें ये सभी आ जाते हैं। इसी तरह दूसरा है इचु यशास तालव्य, यानी ई से दोनों ई, चू से दोनों पूरा का पूरा च वर्ग, श फिर ये और श, इनका उच्चारण स्थान है तालु। आगे ऋटुर्षा मूर्धन्या, रि ऋषि ट वर्ग पूरा, फिर उसके बाद र और श, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। इसी तरह अगला सूत्र है लृतुल सा दंत्या, लृ तय वर्ग और ल और स, इनका उच्चारण स्थान है दांत। उपपद माननीय औष्टहा, उ प वर्ग और उप ध्या मानिया ऐशाम वर्ण, इनका उच्चारण स्थान है होठ। सारे ण नमः स्वस्थान नासिका स्थाना, इन सभी का उच्चारण स्थान नाक से है। ए ऐ कंठ तालव्यौ, इनका कंठ और तालु से है ए और ऐ का। आगे है ओ और औ, इनका है कंठोष्ठ, यानी कांठों से, ये कंठ से भी और होठों से भी। वकारो दंतोष्ठ है, व का उच्चारण स्थान है दांत और होठ से। अनुस्वार यमा नासिकाया, इनका उच्चारण स्थान है नाक से। अब यहाँ पर हमारा ये पाठ पूरा हो गया है। अब हम इसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है वर्णः डैश विधा भवन्ति, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने शुरू में पढ़ा था वर्ण को कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो है क, यानी द्विविधा, वर्णः द्विविधा भवन्ति। कौन कौन से? स्वरा और व्यंजनानि च, वर्ण दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। दूसरा प्रश्न, ए और ई संधि द्वारा कै नवीन संध्यक्षर स्वर जायते, जब हम ए और ई इनको मिलाते हैं तो कौन सा नया अक्षर हमें प्राप्त होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ग, यानी ए और ई। हमने पाठ में पढ़ा था कि ए और ई को जब हम मिलाएंगे तो ए बनेगा। नंबर 3, व्यंजनानाम अति भेदा संति, यहाँ कति आएगा। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, व्यंजनों के कितने भेद हैं, हमने पढ़ा था कि व्यंजनों के 4 भेद हैं। नंबर 4, वम्या स्पर्शा वर्णा कति संति, जो स्पर्श व्यंजन है वो कितने हैं, जो हमने पढ़े थे। कैसे ये हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये हैं 25। कौन कौन से? कै वर्ण से लेकर मैं वर्ण तक, जो हमने पढ़ा था कै ख ग घ, इस तरह से पूरे च वाला ट वर्ग त वर्ग, तो पूरे उसमें कै से लेकर मैं तक ये पूरे 25 वर्ण हैं। 5वां है द हलंत र हलंत ए श हलंत ट हलंत आ, यह हलंत नहीं आएगा। एतेषां वर्ण संयोगेन किम भवति, जब इन सभी को मिलाएंगे तो कौन सा वर्ण बनेगा। 4 ऑप्शन है, जो इसमें सही ऑप्शन है वो है ख, दृष्टा। प्रश्न 6, राष्ट्रम अस्य वर्ण विच्छेदः कै अस्ति, इनका वर्ण विच्छेद 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है कै, जो हमारा कै वाला है वो सही है। नंबर 7, च अस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति, च का उच्चारण स्थान, जैसे कि मैंने आपको बताया था इचु यशानाम तालु, तो यानी च वर्ग पूरा, उच्चारण 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ग, तालु। नंबर 8, वे अस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वे का उच्चारण स्थान है दंतौष्ठौ, यानी दांत और होंठ से वे का उच्चारण होता है। अब आगे है प्रश्न 9, जिह्वा शब्दस्य क्या अर्थ है, जिह्वा का क्या अर्थ है, दांत, होंठ, तालु या जीभ, इसका सही उत्तर है घ, जीभ। प्रश्न 10, माता मही कै या का भवती, कै नाना ख नानी ग दादा घ दादी, इसका सही उत्तर है ख, नानी।
तो यहाँ पर हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पूरे हो गए हैं और ये पहला पाठ इस संस्कृत का पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको द्वितीय पाठ है यानी दूसरे पाठ का अनुवाद करवाऊंगी और उसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।